Hey super friends, welcome to our channel The Superhero Universe where legends rise। आज हम आपको मार्वल की सबसे डेडलिस्ट और मिस्टीरियस सुपर स्पाई यानी ब्लैक विडो यानी नताशा रोमानोफ की ओरिजिन स्टोरी बताने जा रहे हैं। नताशा एक ऐसी असासिन है जिसने अपनी पूरी जिंदगी खतरों में गुजारी है। वो केजीपी से लेकर शील्ड तक, अवेंजर्स से लेकर सोलो मिशंस तक हमेशा एक्शन में रही है। लेकिन उसकी असली कहानी क्या है, उसका पास्ट कैसा था और वो ब्लैक विडो कैसे बनी, चलिए जानते हैं सब कुछ इसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, नताशा रोमानोफ यानी ब्लैक विडो सबसे पहली बार हमको दिखाई दी मार्वल कॉमिक्स की टेल्स ऑफ सस्पेंस इशू 52 में, जो कि पब्लिश हुआ था अप्रैल 1964 में। उस समय वो एक विलन के रूप में इंट्रोड्यूस की गई थी जो आयरन मैन के खिलाफ काम कर रही थी, लेकिन बाद में वो एक हीरो बनी और अवेंजर से जुड़ गई। ब्लैक विडो को क्रिएट किया था राइटर स्टैनली ने और को राइटर डॉन रिको और आर्टिस्ट डॉन हैक ने। स्टैनली, जो मार्वल यूनिवर्स के सबसे लेजेंडरी क्रिएटर्स में से एक थे, उन्होंने नताशा को एक ऐसी फीमेल फैटल के रूप में डिजाइन किया था जो एक स्पाई और असैसिन हो गई, लेकिन उसके अंदर की इंसानियत भी दिखाई दी गई। नताशा का क्लासिक रेड हेयर और ब्लैक सूट लुक धीरे धीरे डेवलप हुआ। जब वो पहली बार कॉमिक में आई थी तब उसका कॉस्ट्यूम काफी अलग था और वो एक ट्रेडिशनल रशियन ड्रेस में थी, इसमें वेल भी था। लेकिन बाद में उसे आइकॉनिक ब्लैक कैट सूट और हाई टेक गैजेट्स के साथ रीब्रांड किया गया, जिससे वो और भी डेडली और स्टाइलिश लगने लगी। अब बात कर लेते हैं नताशा रोमानोफ यानी ब्लैक विडो की अर्ली लाइफ की। जी हाँ, नताशा रोमानोफ की कहानी शुरू होती है रशिया से। नताशा का जन्म स्टालिनग्राड रशिया में हुआ था। उसका असली नाम नैटालिया एलियानोवना रोमानोवा था। उसके माता पिता के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन कुछ कहानियों में ये दिखाया गया है कि बचपन में ही एक आग की घटना में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। उसके बाद नताशा को सोवियत यूनियन के खुफिया संगठन केजीपी ने अपने स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल कर लिया। ये प्रोग्राम था रेड रूम। रेड रूम एक टॉप सीक्रेट फैसिलिटी थी जहां यंग गर्ल्स को एलीट असैसिन्स और स्पाइस में बदला जाता था। इसी ट्रेनिंग्स में नताशा ने मार्शल आर्ट, वेपन हैंडलिंग, स्पोनेज यानी जासूसी और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन सीखा। रेड रूम के साइंटिस्ट नताशा पर एक सीरम का एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसे ब्लैक विडो ऑप्स प्रोग्राम कहा जाता है। ये एक तरह का सोवियत वर्जन था सुपर सोल्जर सीरम का, जिसे नताशा की एजिंग काफी स्लो हो जाती है और उसकी फिजिकल एबिलिटीज भी नॉर्मल ह्यूमन से कई गुना बेहतर हो जाती है। नताशा के ट्रेनिंग डेज में उसकी मुलाकात होती है एक और डेंजरस असासिन से, विंटर सोल्जर। जी हाँ, कैप्टन अमेरिका का फ्रेंड विंटर सोल्जर यानी बकी बार्न्स। कुछ कॉमिक्स में ये दिखाया गया है कि नताशा और बकी एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे, लेकिन उनका रिश्ता काफी कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि दोनों ब्रेन वॉश थे और एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे थे। अगर आपको याद होगा, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में नताशा जब बकी उसको गर्दन को पकड़ लेता है तो कहती है एटलीस्ट यू कुड रिकॉग्नाइज मी, यानी वो दोनों पहले से जानते थे एक दूसरे को। इसका रेफरेंस भी एमसीयू में दिया गया है। लेकिन नताशा का दिमाग एक दिन खुलता है जब उसे रेड रूम और सोवियत यूनियन के असली इरादों का पता चलता है। उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ एक पपेट है जिसका इस्तेमाल डेडली मिशंस के लिए किया जा रहा है, इसलिए वो केजीपी और रेड रूम से भागने की कोशिश करती है। जब नताशा सोवियत यूनियन से भाग रही होती है तब उसकी मुलाकात होती है शील्ड के एक बेस्ट एजेंट से, क्लिंट बार्टन यानी हॉकाई। फन फैक्ट, इसके बारे में हमको एमसीयू में भी हॉकाई की टीवी सीरीज में बताया गया है। पहले नताशा का मिशन था क्लिंट बार्टन को मारना, लेकिन क्लिंट ने उसके अंदर की इंसानियत देखी और उसे शील्ड ज्वाइन करने का मौका दिया। धीरे धीरे नताशा ने खुद को प्रूव किया और निक फ्यूरी के अंडर काम करने लगी। शील्ड में आने के बाद नताशा को एक और न्यू आइडेंटिटी मिल गई, वो थी ब्लैक विडो। नताशा रोमानोफ सिर्फ एक स्पाई नहीं थी, बल्कि एक बेहतरीन फाइटर और स्ट्रेटेजी मेकर भी थी। उसने कई सीक्रेट मिशन में शील्ड की मदद की और फिर उसे एक स्पेशल इनिशिएटिव के लिए चुना गया, और वो था द अवेंजर्स इनिशिएटिव। यहाँ अगर थोड़ा एमसीयू से रिलेटेड बात करें तो आपने देखा होगा आयरन मैन 2 में जब निक फ्यूरी ने नताशा को टोनी की सेक्रेटरी बनाकर भेजा था, तो वो चुपके से सीक्रेटली शील्ड के लिए काम कर रही थी, जिसका पता हमको मूवी के एंड में लगता है कि वो शील्ड की एक एजेंट है। फिर हमने उसको देखा दी अवेंजर्स मूवी में, जिसमें हमने देखा कि वो निक फ्यूरी के कहने पर अवेंजर्स से कैसे दूसरे लोगों को इकट्ठा कर रही है और कैसे वो ब्रूस बैनर को लेने के लिए इंडिया आती है। अब बात करते हैं वापस नताशा की स्टोरी के बारे में। अवेंजर्स में नताशा को सुपर हीरो के तौर पर काम करने का मौका मिला, जैसे कि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर और हल्क के साथ उसने बहुत काम किया, लेकिन खासकर कैप्टन अमेरिका के साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रही।
फन फैक्ट, इसको हमने MCU की कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी में भी देखा है, जब कैसे वो दोनों शील्ड के भगोड़े होने पर एक साथ काम करते हैं और विंटर सोल्जर को ढूंढने का मिशन पूरा करते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्लैक विडो की स्पेशल एबिलिटीज और फाइटिंग स्किल्स के बारे में, जिसमें पहला है मास्टर मार्शल आर्टिस्ट, यानी नताशा को कई तरह की मार्शल आर्ट्स आती है, जैसे जूडो, कराटे, बॉक्सिंग। इसके बाद वो एक एक्सपर्ट मार्क्समैन है, यानी वो गन्स, नाइफ्स और बोस को परफेक्ट एक्यूरेसी से चला सकती है। इसके अलावा वो एक स्पाई है और एक इन्फिल्ट्रेशन एक्सपर्ट है। वो किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास कर सकती है और वो किसी की भी आइडेंटिटी में घुस सकती है, और ये तो हमने MCU में कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी में देखा ही है। इसके अलावा वो स्लोड एजिंग की कैपेबिलिटी रखती है, क्योंकि रेड रूम एक्सपेरिमेंट के कारण उसकी एजिंग काफ़ी स्लो हो गई है, जिससे वो डिकेड्स तक यंग दिखती है। इसके अलावा वो एक्रोबैटिक्स और एजिलिटी में माहिर है, उसकी स्पीड और रिफ्लेक्सेस एक नॉर्मल इंसान से काफ़ी तेज है। इसके अलावा वेपन्स और गैजेट्स में नताशा के पास एक स्पेशल सूट और गैजेट्स है, जिसमें उसकी सिग्नेचर विडोज बाइट यानी इलेक्ट्रो शॉक वेपन भी शामिल है, जिसको हमने आयरन मैन 2 के लास्ट नताशा के फाइट सीन में देखा ही है। तो बात कर लेते हैं ब्लैक विडो के सबसे खतरनाक एनिमीज के बारे में। ब्लैक विडो ने अपनी जिंदगी में कई बड़े विलन से मुकाबला किया है। उसके सबसे कुछ खतरनाक जो दुश्मन रहे हैं उनमें पहला है रेड गार्जियन। कॉमिक्स में वो नताशा का एक्स हस्बैंड और सोवियत यूनियन का सुपर सोल्जर रहा है, बट मूवीज में यानी MCU में उसे कुछ अलग ही दिखाया गया है। इसके अलावा टास्क मास्टर, जो कि एक मर्सनरी है जो कि किसी की भी फाइटिंग स्टाइल को कॉपी कर सकता है। इसके अलावा येलेना बेलोवा, एक और ब्लैक विडो जो नताशा को रिप्लेस करने के लिए रेड रूम द्वारा बनाई गई थी, उसके दुश्मनों में से एक है कॉमिक्स में, बट MCU में उसे नताशा की सिस्टर के तौर पर दिखाया गया है। उसके अलावा जो नताशा के और एनिमीज हैं उनमें एक ऑर्गेनाइजेशन है हाइड्रा, जिसको हमने कैप्टन अमेरिका मूवी में देखा था और कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी में भी देखा था। नताशा के कई मिशंस में हाइड्रा के साथ उसकी लड़ाई हुई है। इसके अलावा विंटर सोल्जर यानी बकी बार्न्स, हालांकि दोनों का कॉम्प्लेक्स रिश्ता तो कॉमिक्स में रहा है, लेकिन कई बार उन्हें एक दूसरे के खिलाफ लड़ना पड़ा है, और इसको तो हमने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखा ही है। कॉमिक्स में नताशा कई बार मर चुकी है और वापस भी आई है, लेकिन सबसे इमोशनल मोमेंट था जब उसने इन्फिनिटी गॉन्टलेट के लिए अपनी जान दे दी थी, जिसको हमने MCU में देखा है। MCU में अवेंजर्स एंड गेम में नताशा ने सोल स्टोन के लिए खुद की कुर्बानी दे दी थी। ये सीन बहुत ही आइकॉनिक था, क्योंकि उसने अवेंजर्स को जीत दिलाने के लिए अपनी जिंदगी ही दे दी। हालांकि कॉमिक्स में नताशा की लेगेसी को येलेना आगे बढ़ा रही है, जो कि दूसरी ब्लैक विडो बनी है और जिसको हम आगे आने वाली मूवी थंडरबोल्ट्स में भी देखने वाले हैं। रेड रूम सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं था, बल्कि एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन सेंटर भी था। नताशा और बाकी ब्लैक विडोज को ब्रेन वॉश किया गया था, जिससे उन्हें अपने पास की कोई याद न रहे और वो सिर्फ रेड रूम के लिए ही काम करें। रेड रूम ने नताशा के दिमाग में फॉल्स मेमोरीज डाल दी थी, जिससे उसे लगा कि वो हमेशा से USSR के लिए लड़ने के लिए ही बनी है। यही वजह थी कि जब शील्ड उसे रिक्रूट करना चाहता था तो शुरुआत में उसने इस पर भरोसा नहीं किया। फन फैक्ट, कॉमिक्स में कई बार ये दिखाया गया है कि नताशा को रेड रूम ने इतनी बार ब्रेन वॉश किया है कि वो खुद भी नहीं जानती कि उसका असली पास्ट क्या था। और अगर आप भूल गए हो तो रेड रूम के बारे में हमको ब्लैक विडो की मूवी में भी दिखाया गया है। तो बात कर लेते हैं कॉमिक्स में नताशा और दूसरे सुपर हीरो से कनेक्शन के बारे में। देखो, मार्वल यूनिवर्स में ब्लैक विडो कई बड़े सुपर हीरोज के साथ काम कर चुकी है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि उसका कनेक्शन वुल्वरीन और कैप्टन अमेरिका से भी है। जिसमें अगर पहले वुल्वरीन से रिलेटेड बात करें तो नताशा को बचपन से ही रेड रूम ने अपहरण कर लिया था, लेकिन तब वुल्वरीन ने ही उसकी मदद की थी। लोगन खुद भी उस वक्त USSR में फंसा हुआ था और उसने नताशा को बचाने की कोशिश की थी। इसके बाद अगर कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर्स की बात करें, जब नताशा ने शील्ड ज्वाइन किया था तब उसकी मुलाकात स्टीव रॉजर्स से हुई थी। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हुई और कई मिशंस में उन्होंने साथ काम किया। नताशा ने स्टीव से लीडरशिप और टैक्टिकल स्ट्रेटेजी सीखी। वहीं आयरन मैन से रिलेटेड अगर कुछ ब्लैक विडो के कनेक्शन की हम कॉमिक्स के रेस्पेक्ट में बात करें, जब नताशा पहली बार टेल्स ऑफ सस्पेंस इशू 52 में आई थी तब वो सोवियत यूनियन की एक स्पाई थी, जिसे आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क को खत्म करने का मिशन दिया गया था। लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि USSR उसे सिर्फ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। नताशा ने टोनी की जान बचाई और फिर शील्ड के साथ जुड़ गई। यही वजह है कि MCU यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी नताशा और टोनी स्टार्क की बहुत अच्छी दोस्ती दिखाई गई है। तो दोस्तों, ये थी मार्वल की सबसे डेडली असासिन और सुपर स्पाई ब्लैक विडो की कहानी। नताशा रोमानोव सिर्फ एक फाइटर ही नहीं बल्कि एक लेजेंड है। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि पास चाहे कितना भी डार्क क्यों ना हो,
हम हमेशा अपने फ्यूचर को खुद बना सकते हैं। थोड़ा अगर एमसीयू के कनेक्शन की बात करें तो नताशा हमको दिखाई दी गई सबसे पहले आयरन मैन 2 मूवी में। उसको हमने देखा था टोनी की सेक्रेटरी के रूप में, जो कि सीक्रेटली एज ए शील्ड एजेंट के रूप में काम कर रही थी। उसको भेजा था निक फ्यूरी ने और बाद में उसने अपना इस मिशन को पूरा करके अवेंजर्स इनिशिएटिव में भाग लिया और अवेंजर्स की एक सदस्य बनी। उसके बाद उसने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में आयरन मैन की टीम में रहते हुए भी कैप्टन अमेरिका का साथ दिया और अवेंजर्स एंड गेम में उसने अवेंजर्स का साथ देते हुए सोल स्टोन के लिए, जो कि अवेंजर्स इकट्ठे कर रहे थे, अपनी जान दे दी थी। दोस्तों, ये थी नताशा रोमानोव ब्लैक विडो का एमसीयू कनेक्शन और कॉमिक बुक ओरिजिन हिस्ट्री। उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके पास कोई और फैक्ट हो, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझको ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसे सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी लाते रहेंगे। और इसके अलावा हम सुपर हीरो अपडेट, सुपर हीरो वर्ल्ड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सुपर, स्टे हीरोइक। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, we will get you all DC and MCU. Thank you very much. Take care of yourself.